हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यह प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि आदिकालीन काव्य धाराओं का वर्णन करो। तो एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आएगा, यानी कि 20 नंबर का होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि आदिकालीन काव्यधारा निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर मैं 5 आदिकालीन काव्यधाराओं का नाम लिखा हूँ जो कि आपकी किताब में दिया गया है। अगर आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं। ओके, तो पहला आदिकालीन काव्य है सिद्ध काव्य, दूसरा है नाथ काव्य, तीसरा है जैन काव्य, चौथा है रासो काव्य और पांचवा है लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सिद्ध काव्य क्या होता है और सिद्ध काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिद्ध काव्य के अंतर्गत लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से 2 शाखाएं थी। एक था हीनायन और दूसरा था महायान। ओके, फिर से कह दूं, बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से 2 शाखाएं थी, एक हीनायन और दूसरा महायान। हीनायन जो शाखा थी वह महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानती थी। महात्मा बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, यानी कि इस शाखा के जो मानने वाले लोग थे वह महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, केवल महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। जबकि महायान के अंतर्गत जो लोग शामिल थे वे महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। ओके, इसके बाद लिखना है कि यही महायान आगे चलकर ब्रजयान में बदल गया। किस में बदल गया? ब्रजयान में। और इसी ब्रजयानियों को हम सिद्ध कहते हैं। ओके, इन सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है हिंदी साहित्य में। जितने भी सिद्ध पुरुष थे वे सभी अपने नाम के आगे पा लगाते थे, जैसे सरहप्पा, सबरपा, लुइपा आदि बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो अपने नाम के सामने क्या नाम के अंत में लगाते थे पा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है सरहप्पा, सबरपा, लुइपा। ओके, इसके बाद लिखेंगे कि सिद्धों ने अपने जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। और इस साहित्यिक रचना इसलिए किया गया इन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना इसलिए किया ताकि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का प्रचार हो सके। फिर से कह दूं, इन्होंने सिद्ध साहित्य का रचना इसलिए किया ताकि बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान शाखा है उसका प्रचार हो सके। सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी अर्धमगधी अपभ्रंश के निकट माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी विशेषता यह है कि इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता था। ओके, दूसरा विशेषता है इसका कि इस साहित्य में जाति प्रथा का विरोध किया गया। तीसरा विशेषता यह है कि जाति प्रथा के साथ साथ वन व्यवस्था का भी विरोध किया गया। चौथा विशेषता के अंतर्गत आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि इस साहित्य में वैदिक धर्म का खंडन किया गया। पांचवा विशेषता लिखेंगे कि इस साहित्य में गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया। इसके अलावा पाखंड का भी विरोध किया गया और गुरु का विशेष महत्व दिया गया। ये सभी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आपको लिखना है। जिस तरह मैंने पॉइंट वाइज करके सिद्ध साहित्य की विशेषता को बताया है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है नाथ काव्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाथ काव्य होता क्या है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि हिंदू धर्म के बहुत से संप्रदाय हैं जिनमें से नाथ संप्रदाय भी एक प्रमुख संप्रदाय है। जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनमें से नाथ संप्रदाय भी क्या है, एक तरह का संप्रदाय है। हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नाथ संप्रदाय का उदय भगवान शंकर के रूप कौन थे, भैरव, उन्हीं से हुआ है।
किस संप्रदाय का जन्म? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का जन्म ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के जो रूप हैं भैरव से ही नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ है, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय की विशेषता। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे और हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे नाथ संप्रदाय की विशेषता। सबसे पहला एक नवा विशेषता यह होता है कि नाथ संप्रदाय ने मन की शुद्धता पर बल दिया। दूसरा विशेषता यह है कि नारी योग साधना में बाधक होती है, इसलिए नारी से दूर रहने का संदेश दिया। किन्होंने? नाथ संप्रदाय ने, नाथ संप्रदाय के कवियों ने। इसके बाद तीसरा जो उद्देश्य विशेषता था वो नाथ संप्रदाय का, वह था समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। चौथा था नाथ संप्रदाय ने जीवन में गुरु का विशेष महत्व दिया। पांचवा विशेषता था कि नाथ संप्रदाय ने मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। और छठा नाथ संप्रदाय का विशेषता था कि इन्होंने समाज में ऊंच नीच की भावना को दूर करने का प्रयास किया अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके बाद आता है रासो काव्य। इस रासो काव्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो साहित्य के अनेक रूपों का परिचय मिलता है, जिसमें रासो काव्य एक प्रमुख काव्य है। रासो काव्य में प्रमुख रूप से रासो काव्य में अधिकतर वीर गाथाएँ लिखी गई हैं। यानी कि जब हम रासो काव्य को पढ़ेंगे तो उसमें हम अधिकतर क्या देखते हैं, उसमें वीर गाथाएँ लिखी गई हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक लोगों को यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य के अंदर वीरता की भावना अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि वह जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या करता है, काम में आता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासो काव्य की विशेषता। जिस तरह से मैंने पॉइंट वाइज लिखा है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। 20 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो पहला विशेषता यह हुआ कि रासो काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि रासो काव्य के रचयिता खुद अपने लिए काव्य की रचना नहीं करते थे, बल्कि राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए वह काव्यों की रचना करते थे। क्या लिखेंगे? पहला विशेषता के अंतर्गत रासो काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि रासो काव्य के जो रचयिता थे, जो कवि थे, ये खुद के लिए अपन काव्यों की रचना नहीं करते थे, बल्कि राजा महाराजाओं के लिए क्या करते थे, काव्यों की रचना करते थे। दूसरा विशेषता लिखेंगे कि रासो काव्य के रचनाकार ज़्यादातर राजा महाराजाओं के दरबार में रहा करते थे, यानी कि राजा के आश्रम में ये रहते थे। तीसरा विशेषता के अंतर्गत लिखेंगे हम कि रासो काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवि अपने आश्रयदाता यानी कि राजा के चरित्र का गुणगान करते थे। ओके, इसके बाद अगला विशेषता लिखेंगे कि इसमें कवि अपने राजा के शौर्य का बखान करते थे अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से। इसके बाद अगला विशेषता लिखेंगे कि रासो कवियों का समाज से कोई लेना देना नहीं था, वह केवल अपने राजा महाराजाओं के लिए ही लेखन का कार्य करते थे और उन्हीं के दरबार में रहते थे। इसके बाद लिखेंगे 6 नंबर जो विशेषता है वह है रासो काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवि प्रकृति का वर्णन भी अपने काव्य में बहुत ही मनोरम ढंग से करते थे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया है कि रासो काव्य क्या है। ओके, इसके बाद मैंने पढ़ाया नाथ काव्य क्या है, और इसके पहले मैंने पढ़ाया सिद्ध काव्य, और बचा जैन काव्य और लौकिक साहित्य। इसको मैंने नहीं बताया, लेकिन आप पांचों का नाम दे करके किन्हीं 3 का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है। आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।